नमस्कार सभी एएनएम सिस्टर को। आज की इस वीडियो में हम लोग मिडवाइफरी का जो विविया क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कि इसमें हम लोग मिडवाइफरी का बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं। लगभग 5 से 6 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं और ये लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जो कि बीटीएससी के द्वारा डिफाइंड किया गया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आएंगे, तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे, तभी आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो आपको अपने प्रिपरेशन का टंच अच्छे रखने हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि आपका अच्छे क्वेश्चन बना रहेगा तभी आपका जो मेरिट है फाइनल वो बन पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट लेना है, आपको नौकरी लेना है, तो नौकरी लेने के लिए ज़्यादा नंबर रहेगा तो उसी को मेरिट में नाम आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और आप लोग पीडीएफ के लिए इस पर कांटेक्ट करें और आपको क्लासेज और पीडीएफ सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें और भी बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो आप लोग पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर ले लें। इसके लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिएगा तो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या कुछ कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान एमनियोसेंटेसिस करने से सबसे बड़ा जोखिम होता है। मतलब गर्भ अवस्था के दौरान एमनियोसेंटेसिस करने से क्या खतरा का बना रहता है? भ्रूण अंग का विकार होना, या समय से पहले प्रसव हो जाना, या भ्रूण में लिम्ब में विकार, या झिल्ली के समय से पहले फट जाना। तो यदि हम इसका बात करें तो एमनियोसेंटेसिस से जो खतरा बना रहता है वह क्या रहता है कि समय से पहले प्रसव होने का खतरा इसमें बने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्तनपात के लिए स्तन को तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब कि स्तनपात के लिए स्तन को तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैमोजेनेसिस, या लैक्टोजेनेसिस, या गैलेक्टोपाइसिस, या गैलेक्टोकाइनेसिस। तो इसका हम यदि बात करें तो मैमोजेनेसिस कहा जाता है स्तनपात के लिए जो स्तन तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? मैमोजेनेसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जो डीपीटी की जो पहली खुराक देने की समय है, मतलब कि ये खुराक दिए जाते हैं, तो कह रहा है कि ये एक्सवी का नाम है। कह रहा है सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जो डीपीटी की जो पहली खुराक दिया जाता है वो कितने समय के बाद दिया जाता है? 1.5 साल के बाद, या 2 से 3 महीने के बाद, या 1 से 1.5 महीने के बाद, या जन्म के तुरंत बाद। तो यदि हम इसकी बात करें तो क्या हो जाता है? 1 से 1.5 महीने के बाद ये सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत डीपीटी जो पहली खुराक है वो देने की समय अवधि है। अगला है कि प्रसव के बाद स्तनपान को दबाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली दवा का क्या नाम है? कह रहा है कि प्रसव के बाद जो स्तनपान होते हैं उसको दबाने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीटोसिन, या ब्रोमोक्रिस्टन, या सेल्यूफ्यूराइड, या मेटाक्लोप्रामाइड। तो ये सारी आपकी जो दवा है उनकी नाम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत पड़ेंगे। जब तक आप जॉब करिएगा तब तक आपको इन सारे चीज़ों का ज़रूरत पड़ेंगे और बीटीएससी ने आपका सिलेबस उसी अनुसार दिया भी है। तो यदि हम इसकी बात करें तो क्या हो जाता है? इसमें स्तनपान को दबाने के लिए प्रसव के बाद ब्रोमोक्रिप्टिन का जो दवा है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि नवजात शिशु को विटामिन के इंजेक्शन देने का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब नवजात शिशु में विटामिन के इंजेक्शन देने का मुख्य उसका उद्देश्य क्या होता है? कि उसका यदि हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वो क्या होता है? इसमें क्लोटिंग के कारक बनने की में जो सहायता होती है, इसका यही मुख्य उद्देश्य होते हैं। अगला है कि अगले कह रहा है कि अगले जो फोंटेनल का सामान्य आकार होता है वो क्या होते हैं? चौकोर, या त्रिकोण, या डायमंड, या गोल। तो चौकोर का मतलब त्रिभुजाकार होता है,
तो यदि हम इसकी बात करें तो किस आकार किस शेप में होता है, तो ये डायमंड शेप में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु का जो अगला फेंटेनल बंद होता है वो कितने महीनों के बाद, 6 से 8 महीने या 16 से 18 महीने या 1 से 1.5 महीना या 10 से 12 महीना। तो नवजात शिशु का जो फेंटेनल बंद होती है वो कितने होते हैं, 16 से लगभग 18 महीने के बाद होती है। इसके बीच में इस दौरान इसका जो फेंटेनल होती है वो बंद हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। और आपको नौकरी चाहिए तो आपको मेहनत करने होंगे, ये हम शब्द बार बार कह रहे हैं क्योंकि जिसकी तैयारी होगी उसी का नौकरी होंगे। और इसको लेकर कितना फॉर्म भरा है, किसको कितना बेनिफिट होने वाले हैं और किसका जो कट ऑफ है जो कि डिफाइन किया गया बीटीएससी के द्वारा पास मार्किंग के लिए, वो क्या रहने वाला है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो आपको सुबह में बना के दे दिए थे। तो वो वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखें और उस पर अपना जो भी आपके मन में हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उसका निश्चित रूप से आपको जो रिप्लाई है वो मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवती महिला जिसे द्वितीय श्रेणी का हृदय रोग है प्रसव अवस्था में कौन सी स्थिति देनी चाहिए, फोल्कर्स स्थिति या लिथोटोमी या बाएं करवट लेटना या सीधा लेटाना। तो इसमें यदि हम बात करें तो इसका क्या हो जाता है कि फोल्कर्स स्थिति इसमें देनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। फोल्कर्स स्थिति क्या होती है ये आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान सारा कुछ इसमें सिखाए जाएंगे। इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करें, पहले आपको एग्ज़ाम पास करना है। एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या होते हैं वो ने आपको सवाल आने चाहिए। तो इसके लिए आपको अभी उतनी डिटेल्स में नहीं जाना है, आप जॉब के दौरान आप सारा कुछ सीखते रहिएगा। अभी एग्ज़ाम निकालने का सोचिए किस तरीके से हमको एग्ज़ाम निकलेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रीएक्लैम्प्सिया होने पर भ्रूण में कौन सी जटिलता हो सकती है, IUCR या अमीनिया या हाइड्रोप्स फिटेनेस या बड़ा शिशु। तो इस कारण से यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, IUCR जो जटिलता है इसमें होने की जो खतरा है वो बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन का हम यदि बात करें तो कह रहा है कि जब झिल्ली 37वें हफ्ते के बाद फटे लेकिन प्रसव प्रारंभ होने से पहले उसे क्या कहते हैं। मतलब 37 हफ्ते के बाद यदि वो जो झिल्ली है वो फट जाए लेकिन प्रसव प्रारंभ होने से पहले उससे क्या कहा जाता है। दीर्घकालिक अवधि तक झिल्ली का फटा रहना या झिल्ली का जो फटना होता है वो कहा जाता है, या समय पर झिल्ली का फटना या समय से पहले झिल्ली का फटना। तो हम इसकी बात करें तो क्या हो जाता है, समय पर झिल्ली का फटना ही क्या कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है इसके दौरान क्या होता है, 37वें हफ्ते के बाद जो प्रसव जो झिल्ली फटते हैं उसको क्या कहते हैं, समय पर झिल्ली का फटना कहते हैं। इसीलिए प्रसव प्रारंभ होने से पहले इसे कहा जाता है। अगला है कि यदि स्त्री को प्रीएक्लैम्प्सिया है तो उनमें कौन से लक्षण होने पर उसे तुरंत अस्पताल में रिपोर्ट करना चाहिए, हृदय जलन या पैरों में सूजन या हल्का पीठ दर्द या तीव्र सिर दर्द। तो जो प्रीएक्लैम्प्सिया होती है इस लक्षण के बाद जो उसमें महसूस होती है स्त्रियों में, यदि उसकी हम बात करें तो वो क्या होता है, तीव्र सिर दर्द। तो तीव्र यदि सिर दर्द होता है तो तुरंत अस्पताल में उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए या जांच करवानी चाहिए। अगला कह रहा है कि सर्वाइकल एंस्कार्ल की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार के गर्भपात की रोकथाम में की जाती है, सेप्टिक गर्भपात या पुनरावर्ती गर्भपात या आंशिक गर्भपात या अपूर्ण गर्भपात। तो सर्वाइकल यदि एंस्कार्लाज प्रक्रिया की हम यदि बात करें तो वो क्या होती है, अपूर्ण
गर्भपात, इसमें अपूर्ण गर्भपात की रोकथाम की प्रक्रिया होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि एक्लैम्प्सिया में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख दवा क्या होती है। जब एक्लैम्प्सिया हो जाती है तो उस दौरान कौन सी जो दवा है वो दिए जाते हैं, कौन सी दवा प्रयोग में लाया जाता है। ऑक्सीटोसिन या सोडा बाइकार्ब या मैग्नीशियम सल्फेट या जो डायाजीपाम होती है वो किए जाते हैं। तो इसकी हम यदि बात करें तो उसके दौरान हम मैग्नीशियम सल्फेट का जो दवा है उसका प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार के गर्भपात में गर्भावस्था की निरंतरता सुनिश्चित किया जाता है। असफल गर्भपात या आंशिक गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात या पूर्ण गर्भपात। तो इसका यदि देखा जाए तो ये क्या हो जाती है, आंशिक गर्भपात के अवस्था के दौरान ही क्या होती है कि गर्भपात की निरंतरता सुनिश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ से बाहर जो आरोपण होने वाले जो गर्भ की मुख्य कौन सा होता है। क्या कहे, यहाँ का जो कुत्ता है पटना का वो गांव से भी ज़्यादा भौंकता है, परेशान कर देता है कभी कभी। तो इसका हम यदि बात करें कि कह रहा है कि गर्भ से बाहर जो आरोपण होने वाले गर्भ का मुख्य कौन सा होता है। तो इसमें यदि देखा जाए तो इसका क्या हो जाता है, गर्भाशय ग्रीवा। इसमें जो मुख्य गर्भ का जो आरोपण है वो क्या कहलाता है, जो गर्भ से बाहर आरोपण होने वाले जो मुख्य गर्भ है उसको क्या कहा जाता है, गर्भाशय ग्रीवा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ट्यूबल गर्भ अवस्था में आरोपण का मुख्य स्थान कहाँ होता है। जो स्टेमस होते हैं या इन्फेड्यूलम या एम्प्यूला या इंटरसेप्टिज्म। तो इसकी हम यदि बात करें तो ये कहाँ पर देखा जाता है, तो ये अमूमन एम्प्यूला में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है, एम्प्यूला में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिगली फॉरसेप किस प्रकार का फॉरसेप होता है। तो रिगली फॉरसेप का यदि हम बात करें तो वो छोटी फॉरसेप होता है। कौन सी फॉरसेप होती है, छोटी फॉरसेप होती है। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गर्भावस्था में HIV की जो स्क्रीनिंग के लिए किया जाने वाला टेस्ट होता है, जो HIV का जो टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट को क्या कहा जाता है। पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया या वेस्टर्न ब्लॉट या इम्यूनोफ्लुओरेंस एसेस या एंजाइम इम्यूनो एसेस। तो इसका हम यदि बात करें तो ये क्या हो जाता है, एंजाइम इम्यूनो एसेस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो लगातार, जो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए विविया है। ऐसे नहीं सोचिएगा कि ये थोड़ा लंबा पर इसका उच्चारण लग रहा है या थोड़ा सा जटिल लग रहा है तो इसको नेगलेक्ट। आप एक बार उसको रीड करिएगा, एक बार वीडियो देखिएगा, एक बार पढ़िएगा PDF, तो आपको निश्चित रूप से माइंड में रहेंगे और एग्ज़ाम के टाइम आपको निश्चित रूप से आने लगेगा। अगला कह रहा है कि झिल्ली को फाड़ना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। किस प्रकार का परिवर्तन होता है, कम या शैल्य चिकित्सीय या मिला जुला। तो झिल्ली का फाड़ना की यदि हम बात करें तो वो क्या हो जाता है, तो शैल्य चिकित्सीय होता है। क्या हो जाता है, शैल्य चिकित्सीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार का जुड़वा गर्भावस्था में भ्रूण का जो लिंग समान होता है। कह रहा है कि किस प्रकार का जुड़वा गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग समान होता है। मतलब कि यदि जुड़वा गर्भावस्था है तो दोनों, मतलब कि या तो फीमेल है तो फीमेल ही या मेल है तो मेल ही। तो ये किस प्रकार में ये जुड़वा जो गर्भावस्था है वो समान होता है। तो इसका यदि देखा गया है तो इसका यदि बात करें तो वो क्या होता है, यूनी ओव्यूलर होती है, उसमें जो सेम भ्रूण का लिंग होती है वो क्या होती है, समान होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें प्रसव परिवर्तन करते हैं। तो यदि इसका बात करें तो क्या हो जाएगा,
तो किसमें होती है परिवर्तन? तो उच्च जोखिम गर्भावस्था में क्या हो जाता है? प्रसव परिवर्तन नहीं होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका आज का सेशन समाप्त होता है। कल हम लोग नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और जो क्वेश्चन हो गए इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसके लंबा चलेंगे। तो अभी आपके एग्ज़ाम का भी टाइम है, एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और टाइम रही आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकें। थैंक यू।